उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अब चंद महीने ही बाकी हैं। ऐसे में भाजपा भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। हाल ही में भाजपा ने अपने 22 प्रकोष्ठों और 26 विभागों के पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की और अब इनकी एक बैठक सोमवार को बुलाई गई है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की जाएगी। जिन विभागों के पदाधिकारियों की तैनाती की गई है उनमें चुनाव प्रबंधन, नीति विषयक शोध विभाग, मीडिया संपर्क विभाग और आईटी विभाग बेहद खास है। इन सभी विभागों की चुनाव में भूमिका को लेकर कल होने वाली बैठक में चर्चा होगी। साथ ही प्रकोष्ठों और विभागों के पदाधिकारियों को इससे जुड़े निर्देश दिए जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संगठन की विभिन्न क्षेत्रों के लिए लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। इस तरह से 22 प्रकोष्ठ और 26 विभाग का गठन हुआ है। उसमें लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, संयोजक की, सह संयोजक की। तो इस तरह से जो प्रकोष्ठों और विभागों के पूरे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक कल 11 बजे से होनी है, जिसमें माननीय महामंत्री संगठन आदरणीय श्री सुनील बंसल जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री स्वतंत्र सिंह जी का उद्बोधन प्राप्त होगा। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। सोमवार को बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के जो नवनियुक्त विभाग हैं, जो प्रकोष्ठ हैं, उसके सभी संयोजक और सह संयोजकों की एक बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए इस बैठक में जो रोड मैप है वो तैयार होगा, क्योंकि इनमें जो विभाग हैं उनमें चुनाव प्रबंधन है, मीडिया है, आईटी है, जो प्रकोष्ठ हैं उसमें भी कई महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ शामिल हैं जिनकी चुनाव के दौरान भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। इस बैठक के जरिए कोशिश यही होगी कि 2022 के चुनाव के लिए जो रोड मैप है उसे तैयार किया जाए। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर लगता है कि तमाम सियासी पार्टियों का फोकस ब्राह्मण वोटों पर टिक गया है। बसपा के बाद अब सपा ने भी ऐसी ही रणनीति बनाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक की। यह बैठक करीब 3 घंटे से ज्यादा चली। इसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व मंत्री मनोज पांडे और अभिषेक मिश्रा के अलावा सनातन पांडे भी मौजूद रहे। इस बैठक में कहा गया है कि पार्टी के नेता बीते 4.5 साल में ब्राह्मण समाज पर जो अन्याय हुआ है, उसका उत्पीड़न हुआ है, उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे, वो मुद्दे उठाएंगे। साथ ही ऐसे लोगों के साथ संपर्क भी करें। आपको बता दें कि यूपी में करीब 13% ब्राह्मण वोट माना जाता है। सपा के ब्राह्मण प्रेम पर भाजपा ने निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी फिर जातिवादी राजनीति पर उतर आई है, लेकिन ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है और वो हमेशा की तरह विकास के मुद्दे पर वोट करेगा। वहीं सपा नेता और पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने कहा कि 23 अगस्त से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। एक समय में केवल जाति विशेष और उसमें भी परिवार विशेष के लोगों को उपकृत करने वाली समाजवादी पार्टी कब तक जाति के कार्ड खेलती रहेगी? उत्तर प्रदेश अब जाति जमात की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। उत्तर प्रदेश अब विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है। सड़क पर बात करें, सुरक्षा पर बात करें, रोजगार पर बात करें, ऊर्जा पर बात करें, लेकिन इन सारे मुद्दों को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन दोनों में होड़ मची है कि कैसे वो जाति पर नंबर ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, विशेष करके ब्राह्मण समाज जो प्रबुद्ध समाज है, वो इस तरह की जात जमात की पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। वो उत्तर प्रदेश के विकास के साथ उत्तर प्रदेश। जहाँ तक ब्राह्मण समाज का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी ने सदैव सारे वर्ग और जात के लोगों को सम्मान देने का काम किया और उसमें ब्राह्मणों को भी उसने सदैव सम्मान देने का काम किया। अगर आप देखें तो स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी जो छोटे लोहिया रहे, हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे। आप बृजभूषण तिवारी जी को देखिए, पार्टी के कई बार लगातार सांसद रहे और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। कामेश्वर उपाध्याय जी, माता प्रसाद पांडे जी जो 2 बार स्पीकर रहे। तो समाजवादी पार्टी ने सदैव सभी जात वर्ग के साथ ब्राह्मणों को सदैव सम्मान देने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या दौरे पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने मणिराम दास छावनी मंदिर का दर्शन किया, वहां पर चरण अमृत लिया, साथ ही भगवान को दक्षिणा भी चढ़ाई। इस दौरान सीएम योगी को देखकर जय श्री राम के नारे भी लोगों ने लगाए।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ का दौरा किया। यहां पर उन्होंने 1203 करोड़ की लागत की 380 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य मेरठ में पहले सर्किट हाउस गए और फिर इन तमाम योजनाओं की शुरुआत की। केशव मौर्य ने इस दौरान कहा कि पीएम मोदी के विजन की वजह से ही दिल्ली से मेरठ की चमचमाती सड़क लोगों को मिल पाई। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार के साथ साथ योगी सरकार भी जिस तरह से विकास कर रही है उसका जवाब विपक्षियों के पास नहीं है। मैं 15 साल की सपा और बसपा की सरकार और 52 महीने अभी हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है, 52 महीने की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों सरकारों के काम को एक तराजू पर तौल लेने का काम करिएगा। 15 साल का काम पसंदा नजर आएगा, वो कहीं भी नहीं पाएगा। किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च कर गाजीपुर बॉर्डर आना किसानों की मजबूरी है। उन्होंने कहा कि वो सरकार के खिलाफ दस्तावेजों के साथ बड़ा खुलासा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर अगर सरकार जल्द कोई फैसला नहीं लेती तो यह आंदोलन युवाओं के हाथ में होगा और 2022 में युवा क्रांति के नाम से जाना जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हम हर महीने की 26 तारीख को कुछ अलग करेंगे। बिजनौर से करीब 150 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। आगे की क्या रणनीति है, किस तरीके से किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी, वो मौजूद हैं। राकेश जी, ये बताइए इस ट्रैक्टर मार्च का उद्देश्य क्या है? ट्रैक्टर मार्च का उद्देश्य तो दिल्ली, यहाँ आंदोलन में लोग आते हैं इसमें बैठ के, भाई ट्रैक्टर नहीं जानेंगे, हमें बस दे दो, सरकारी बस दुआ दो हमको फ्री, वो दुआ दो हमको। हमारा बस उस तो आने का बहुत ही, ट्रैक्टर पर आप आने देते तो यहाँ पर लोग आएंगे कैसे, वो रास्ता बता दो हमको। तो कल बताया ये भी जा रहा है कि लखनऊ में भी आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ पर क्या उद्देश्य होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और क्या रणनीति होगी? अरे लखनऊ भाई प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। संयुक्त मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बहुत प्रोग्राम लखनऊ और उसके आसपास पूरे प्रदेश में होंगे। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो किसानों का आंदोलन है, जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होता है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और जिस तरीके से अभी राकेश टिकैत जी ने कहा कि अब इस आंदोलन को युवा अपने हाथ में लेंगे, अगर युवा सड़कों पर उतरेंगे तो ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को नरेश टिकैत जी ने भी खड़ा किया और राकेश टिकैत जी ने भी खड़ा किया, और उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसानों की अनदेखी इसी तरह से होती रही तो वो वक्त दूर नहीं है जब उनके हाथों में बिजली, पानी और सड़क होगी, और उसके बाद आंदोलन किस दिशा में जाएगा उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी, सरकार की होगी। गाजीपुर बॉर्डर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। रविवार को फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ललौली थाना इलाके में स्थित जिंदपुर टोल प्लाजा का घेराव किया। घेराव की सूचना मिलते ही सदर एसडीएम और सीओ जाफरगंज के साथ की गई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि शनिवार को टोल प्लाजा पर पैसे के लेन देन को लेकर टोल कर्मचारियों और एक रिटायर्ड फौजी के बीच विवाद हो गया था, जिसमें टोल कर्मचारियों की तहरीर के आधार पर 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस पर किसान यूनियन के लोगों ने भी रिटायर्ड फौजी के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए टोल कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की और हंगामा करने लगे। इस पर एसडीएम और सीओ ने कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर कहीं घेराव खत्म हुआ। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की, जो आज आजमगढ़ पहुंचे और सीएम योगी की महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि काम करीब करीब पूरा हो चुका है और जो बचा है वो 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा और संभावना है कि 15 अगस्त से इसे शुरू किया जा सकता है। अवनीश अवस्थी के मुताबिक सीएम योगी ने फैसला किया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, जिससे किसानों को तैयार किया जाएगा। उसके लिए आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजमगढ़ से इस रोड का शिलान्यास किया गया था, जिसे पूर्वांचल के विकास के लिए मील का पत्थर बताया जा रहा है। 10:50 से मैंने शुरू किया है और आज 3:30 अभी यहाँ बज रहे हैं और जगह जगह हम लोग रुकते हुए आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक पूरा हमारा मेन कार्य जो है थ्रू हो जाएगा।
यानी हम पूरी सड़क पास कर जाएंगे और हम डीएम आजमगढ़ साहब को कहेंगे कि अगली बार जब लखनऊ आए तो वो सड़क के थ्रू ही आए। तो ये एक पूरे पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ी देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं। सीतापुर में विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इसके अंतिम सत्र की शुरुआत श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने की। इस दौरान उन्होंने जगदाचार्य स्वामी देवेंद्रानंद सहित संगठन के प्रमुख लोगों के साथ दीप प्रज्वलित किया और चंपत राय ने बैठक में मौजूद तमाम लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से अभी तक कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद ही हो पाता था। ये पहला मौका है जब कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद कर पा रहे हैं। बैठक में अवध प्रांत के 23 जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन से उसके विरोधियों में घबराहट हो गई है। रविवार को अकबरपुर में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने विरोधियों, खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि सपा की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन का ऐलान ये साबित करता है कि बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन से सपा को डर लगने लगा है। अब जब ये समझ सकते हैं ब्राह्मण समाज की एकजुटता अभी तो शुरू परसों से हुई है। आज तो ये चौथा कार्यक्रम है। अभी 3 कार्यक्रम तो आपके ही शहर में मैंने किए हैं और एक अयोध्या में किया है। और आज मुख्यमंत्री जी जो हैं अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया कमरे में बैठ के ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हर ब्राह्मण मंदिरों में जाओ, उनके पैर छुओ। तो ये सफलता इससे बड़ा और क्या हो सकती है। फिरोजाबाद में पुलिस की गाड़ी पर दबंगों ने हमला किया और पुलिस की गाड़ी का घेराव कर गाड़ी की चाबी निकाल ली। दरअसल पुलिस महिला की संदिग्ध हालत में हुई मौत को लेकर महिला के ससुर और देवर को पूछताछ के लिए ले जा रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने महिला के ससुर और देवर को गाड़ी में बिठाया तो ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी का घेराव कर दिया। मामला नसीरपुर इलाके के रुद्र गांव का है, जहां पर 30 नवंबर को जाली नाम की महिला शादी के बाद आई थी, लेकिन आज महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसकी जाँच के लिए पुलिस महिला के ससुराल पहुंची थी और पूछताछ की। पुलिस की गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी की चाबी ग्रामीणों ने छीन ली थी। सर, लड़की वालों का फोन आया है, जब वो हमारी लड़की को परेशान करते थे, उनको आप थाने ले जाओ। तो इंस्पेक्टर साहब थाने लेकर के चले तो हमारी गाड़ी में बैठा दिया। मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ। हाँ, तो इन्होंने पूरी गाड़ी को घेर लिया। 4-5 आदमियों ने मेरे ऐसे हाथ पकड़ लिए और जबरदस्ती चाबी को छीन ले गए। गाड़ी में से जबरदस्ती चाबी को छीन ले गए। और आगे बढ़ते हैं। बदमाशों और माफिया के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अभियान जारी है। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां शराब कांड में 100 से ज्यादा लोगों की मिलावटी शराब पीने से मौत हुई थी। अलीगढ़ में शराब माफिया अनिल चौधरी और उसके भाई सुधीर की करीब 5 करोड़ 30 लाख की संपत्ति मुनादी करके गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्त की गई। वही दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां पर 6 फरार वांछितों के घर कोर्ट के आदेश पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। इस दौरान पुलिस ने अभियुक्तों की चल और अचल संपत्ति पर नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई। 22-23 बीघे है। और सीतापुर में हर गांव में भाजपा विधायक सुरेश राही ने पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कोतवाली में पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद लॉकअप में बंद किए गए पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने छोड़ा। दरअसल झरेखापुर मंडल के भाजपा महामंत्री रामकुमार राजपूत एक मामले में 2 पक्षों के बीच सुलह के लिए भाजपा विधायक सुरेश राही से सिफारिश कराते हैं, जिसके बाद सुरेश राही पुलिस को फोन कर सुलह की सिफारिश करते हैं। इसी बीच रामकुमार राजपूत और दूसरे पक्ष के बीच विवाद के बाद पुलिस रामकुमार राजपूत पक्ष के लोगों को लॉकअप में डालती है। लगातार उसके घर पे उसके परिवार वालों को घेरा जा रहा था, गाली गलौज हो रही थी, लाठी बल्लम लेके लोग आते थे। मैंने कोतवाल साहब से कहा था इस मामले को दिखवा लें, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर दोबारा फ़ोन आया तो फिर एक सिपाही उन्होंने भेजा था, तो वो लोग भाग गए। ये लगातार 3-4 दिन से लगातार हो रहा है और वो बराबर बोल रहा था तुम्हारे विधायक आ जाए चाहे पूरी कोतवाली आ जाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और वास्तव में यही हुआ। पीड़ित को ही उठा के अंदर थाने में बंद कर दिया गया। और आगे बढ़ते हैं। डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर अलीगढ़ पुलिस ने शराब माफिया अनिल चौधरी और उसके भाई की चल संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत शराब माफिया के करीब 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति पुलिस ने जब्त की है। आपको बता दें कि अलीगढ़ शराब कांड में जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस लगातार शराब कांड के माफिया के ऊपर कार्रवाई कर रही है। डीजीपी मुख्यालय के आदेश अनुसार शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। जनपद अलीगढ़ में
रिकॉर्ड 57 दिन के अंदर जो 33 अभियोग पंजीकृत किए गए थे उन सभी में चार्जशीट प्रेषित कर दी गई है और जेल भेजे गए समस्त अभियुक्तों को चार्जशीट कर दिया गया है। गैंगस्टर अधिनियम के तहत जो 5 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज कराए गए थे उनसे संबंधित जो अभियुक्त हैं उनकी संपत्ति को चिन्हित किया गया और अब इसके जब्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। पहली कड़ी में जो प्रमुख अभियुक्त था अनिल चौधरी, इसकी 5 करोड़ 30 लाख की संपत्ति को आज जब्त किया गया है। यह संपत्ति इसके द्वारा लगभग 2 दशक में अपराध से अर्जित की गई थी और इसको पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया। गाजियाबाद पुलिस की साइबर सेल ने फर्जी कॉल सेंटर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में 14 महिलाएं हैं, 16 पुरुष हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया गिरोह फर्जी आईडी पर सिम और बैंक अकाउंट के जरिए पॉलिसी धारकों को गिरोह के सदस्य कॉल करते थे और अपने फर्जी अकाउंट में पॉलिसी मैच्योर और पॉलिसी लोन कराने के नाम पर पैसे डलवाकर जमा कर लेते थे और ठगी के बाद सिम तोड़ देते थे। पुलिस को इनके पास से 19 मोबाइल फोन, 46,400 लोगों का डेटा, एक पासबुक, 22 चेक और एक कार बरामद हुई। एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी थाना कोतवाली को, जिस पे अभियोग पंजीकृत किया गया था कि उन्हें पॉलिसी कराने के नाम पे ठगी की गई थी उनसे। इस पे एसपी सिटी सब की सर्विलांस टीम को और साइबर सेल को और कोतवाली पुलिस को एक्टिवेट किया गया था, जिसके आधार पे एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है जो पॉलिसी के नाम पे और पॉलिसी मैच्योर करने के नाम पे ठगी करते हैं, जिसमें लगभग 30 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 14 महिला अभियुक्त भी हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बरेली में ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से 250 रुपए का मोमोज ऑर्डर किया, लेकिन जैसे ही उसने ऑर्डर के लिए पेमेंट किया तो उसके खाते से 70,000 रुपए गायब हो गए। इसके बाद परेशान शख्स ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी से शिकायत करते हुए अपने रुपए वापस मांगे, लेकिन जब उसके 70,000 रुपए वापस नहीं आए तो पीड़ित ने इज्जतनगर थाने में अपने साथ हुई ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।